दोस्तों नमस्कार। देखो मित्रों, आज मैं आपको भारतीय इतिहास का जो कक्षा 12वीं का जो पहला टॉपिक है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है एवं हम सभी भारतीय उसकी संतति हैं अर्थात संतान हैं। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। उत्तर में हिमालय पर्वत क्षेत्र है जिसमें बल्ख, बदख्शां, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। पश्चिम में हिंदू कुश, सफ़ेद कोहे, तुकेमान, किरथर पर्वत श्रेणियाँ ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इसे पश्चिमी क्षेत्र से पृथक किया है। अब यहाँ पर भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, मान लीजिए भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, कब उपलब्ध हुए, उनके बारे में देखते हैं। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म व दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके, उन्हें इतिहास में रखा जा सके, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। अतीत में जो कार्य होता उसको देखा नहीं जाता है। इतिहास में आज का कल इतिहास मान लीजिएगा, केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों की भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। इसके मूल में मानव के आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों को उपयोग करता है। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर यह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य एवं प्रमाणों से सिद्ध हो। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूलम लिखते किंचित्, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है प्रतात्विक व प्रालेख्य स्रोत। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है धार्मिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य, इसमें आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्यिक और वैदेशिक विवरण। तीसरा आता है वंशावली इतिहास के स्रोत के रूप में। सबसे पहला आता है धार्मिक साहित्य, इसमें पहला ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है।
सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अर्थवेद की रचना अथवा ऋषि ने की। इसमें विषय भी विविध हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित हैं। किसमें? अथर्ववेद में। इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्य ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा बनों में की गई दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में पूर्ण विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझेंगे तो वेदांत साहित्य की रचना की है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और यदि आपको प्रश्न आता है तो नीचे कमेंट करके लिखना, वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।